खुद को क्या क्या समझ रहे हो मगर खुद को क्या क्या समझ रहे हो मगर शख्सियत में बहुत कमी है अभी। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आइए इसी शेर के साथ हम आगे बढ़ते हैं, खबरों का सफर शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहली खबर आ रही है बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है। हर राजनेताओं का रुख इस तरफ वाराणसी और काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ ही क्यों जा रहा है। पहले ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी पहुंची बनारस, और अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी बनारस की तरफ का रुख किया और बनारस का दौरा किया। और आज काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने पूजा अर्चना भी की। आइए कुछ खास नजारे हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के निरसा विधानसभा क्षेत्र के कापासारा आउटसोर्सिंग कोलियरी में अवैध कोयला उत्खनन के दौरान 2 लोगों की एक दिन पहले मौत हो गई और एक बुरी तरह घायल बताया जा रहा है। इस घटना के बाद फौरन नींद खुल गई प्रशासन की। स्थानीय एसडीपीओ पीतांबर सिंह ने पुलिस की टीम के साथ आज इस इलाके का निरीक्षण किया, जहां पर अवैध तरीके से कोयला उत्खनन का काम पिछले काफी दिनों से चल रहा है। और आपको बता दूं कि आखिर इस घटना के बाद ही क्यों नींद खुली पुलिस और प्रशासन की, और ईसीएल प्रबंधन भी क्यों सोया हुआ है अब तक। ईसीएल के अधिकारियों को इसकी सुध क्यों नहीं ली और ईसीएल के अधिकारियों को इसकी भनक क्यों नहीं अब तक लगी। इस तरह के प्रश्न, इस तरह के सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। आपको एक बार फिर से बता दूं कि ईसीएल के इस कोलियरी में, कापासारा आउटसोर्सिंग कोलियरी में अक्सर इस तरह के हादसे होते हैं और बड़े पैमाने पर यहां अवैध कोयला उत्खनन का काम चलता है। सुबह होते ही सैकड़ों की तादाद में कोयला चोरों की टोली यहां जुट जाती है और अवैध तरीके से कोयले निकाले जाते हैं। और इतना कुछ होने के बाद जब मौत हुई 2, तो मौत के बाद आखिर क्यों नींद खुली प्रशासन की? इससे पहले प्रशासन को क्या इसकी भनक नहीं थी? इस तरह के सवाल आ रहे हैं सामने, और ये तमाम सवालात, ये तमाम प्रश्न अनुत्तरित हैं अभी। आइए दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। ईसीएल के सुरक्षा कर्मियों से हम लोगों ने बैठक किया था, तो उसमें उन लोगों के द्वारा बताया गया है कि अवैध रूप से, अनधिकृत रूप से यहाँ पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण लोग अपना कोयला चुनने के लिए घुस जाते हैं, जिससे बराबर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो उसी के तहत हम लोगों ने आज टीम बनाकर यहाँ पर जो अवैध रूप से घुसते हैं यहाँ पर कोयला चुनने के लिए, उनको यहाँ से हटाने का काम करने के लिए हम लोग आए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देख रहे हैं ग्राउंड में जो वास्तविकता है, काफ़ी संख्या में लोग अपना निजी उपयोग के लिए या अगल बगल में छोटे मोटे होटल वगैरह में लोग 2 पैसे कमाने के लिए यहाँ पर घुस जाते हैं। काफ़ी संख्या में महिलाएं भी घुसती हैं, उन लोग को हटाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर भी हम लोग और पता कर रहे हैं, इन लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं कि प्रारंभिक जवाबदेही माइंस में यहाँ ना घुसे, उसके लिए सुरक्षा का क्या उपाय किए गए हैं, यहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है और कितने संख्या में ये लोग भी हम लोग आज इसका पूरा गहनता से छानबीन कर रहे हैं। अभी निरसा थाना प्रभारी और अगल बगल के गल्फरबाड़ी, एमपीएल आदि थाना के प्रभारियों के साथ भी ये सीमा लगता है, इसलिए सभी को लाके यहाँ पर दिखाया गया है। और सुरक्षा की जवाबदेही अंदर ना घुसे, वो आउटसोर्सिंग कंपनी या तो ईसीएल की है, उनसे इस संबंध में पत्राचार करके हम लोग मांगेंगे। साथ ही साथ उनसे कहा जाएगा कि ड्रॉप गेट बनाएं और चेक करके ही जो यहाँ काम करने के लिए अधिकृत हैं वही लोग घुसेंगे, बाकी लोग को घुसने ना दिया जाए।
क्योंकि विषम परिस्थिति में दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है और हम लोग लगातार इस तरह की आगे कार्रवाई करते रहेंगे और जो भी सूचना मिलती है अवैध रूप से कारोबार कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बम धमाके से एक बार फिर दहल गया सिल्क सिटी भागलपुर। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के काजीवली चक में एक मकान में एक बार फिर से बीती रात तकरीबन 12 बजे एक बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके में कई घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और इसमें 12 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और कई लोग बुरी तरह घायल हैं जिन्हें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और हमारे संवाददाता तनवीर हुसैन और जयंत शर्मा ने अस्पताल के अधीक्षक असीम दास से इस बाबत जानकारी भी ली। उन्होंने बताया कि अब तक 12 लोगों की जानें जा चुकी हैं और यहां जहां घटना घटी है, धमाके हुए, वहां पर यहां के स्थानीय विधायक और स्थानीय राजनेता लगातार पहुंच रहे हैं और इनसे भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की कि इनका क्या कहना है। और इन नेताओं का कहना है कि इससे पहले भी भागलपुर में धमाके हुए और एक बार फिर से भागलपुर दहल उठा इन धमाकों से। आखिर ये किस तरह की साजिश रची जा रही है भागलपुर को दहलाने की, आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट आपको। आराम से माइक लगाइए। किस तरह से देखते हैं? नहीं, भागलपुर में ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। 2018 में 2020 में उसी घर में बम विस्फोट हुआ था और प्रशासन कोई चेती नहीं। इस बार भी जो बम ब्लास्ट हुआ है 4 मकान तो ध्वस्त हो गए हैं, 7 जान, जो सुबह तक मुझे रिपोर्ट है 7 जाने गई हैं और प्रशासन कुछ भी नहीं। आखिर ये बम बन रहा है कि पुलिस को खबर कैसे नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री 12 बजे के आसपास एक बड़े बम धमाके की आवाज़ हम लोग को, मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोगों को जब बम धमाके की आवाज़ आई तो हम लोग तुरंत जो है यहाँ पर पहुँचे और 5 से 7 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। और यहाँ आने के बाद जो यहाँ स्थिति थी वो देखने योग्य नहीं थी। मतलब कई माताओं का, कई बहनों का, छोटे बच्चों के शव को छिद विछिद हम लोगों ने देखा है। मतलब किसी का हाथ अलग, किसी का पांव अलग, इस अवस्था में देखा है ये अपने आप में। और जिस तरीके से 4-4 मकान मतलब ढेर हो गए और इसका मलबा आधा किलोमीटर दूर तक छितरा हुआ, ये अपने आप में बताता है कि बारूद की मात्रा कितनी थी। और प्रशासन को इसकी जानकारी आज से नहीं है। ये घटना इस जगह पर आज पहली बार नहीं घटी है, पहले भी यहाँ घटना घटी है। प्रशासन को वैसे लोग जो इतनी भारी मात्रा में बारूद रखकर इस तरीके का खेल करने का काम कर रहे थे, अपने जान को तो जोखिम में डाला ही और साथ साथ अगल बगल पड़ोसियों को भी आज जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ा प्रशासन की लापरवाही के कारण। मैं यही चाहता हूं कि अभी प्रशासन चेते और अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर इस तरीके का बारूद का ढेर जो है वो जमा और लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। वैसे लोगों को सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई हो और वो काम तुरंत बंद हो। प्रशासन तुरंत वैसे लोगों को चिन्हित करने का काम करे, मैं प्रशासन से गुजारिश करते हैं। राजेश वर्मा, डिप्टी मेयर भागलपुर। जी बहुत लंबा बात करते हैं कि अपराध के लिए हमने ये किया, सारे पुलिस को लगाया है। और ये भागलपुर में इतना बड़ा बम विस्फोट अब पहले भी हुआ है 2018-2020 उसी घर में। जब तक पुलिस नहीं मिली हुई तो ये बम बन कैसे रहा है और ये विस्फोट कैसे हो रहा है? इसलिए 100 मीटर की दूरी है सर। भागलपुर से मैं विधायक हूँ और मैं इसको जान रहा हूँ, इसीलिए शहर में पूरा दहशत है। मैं मांग करता हूँ आप लोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से इसका उच्च स्तरीय जांच या सीबीआई जांच कराई और जो दोषी पदाधिकारी हो और जो दोषी लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बारूद के ढेर पे है भागलपुर।
शुरू से है 2018-2020 में। नहीं, पुलिस प्रशासन अगर दुरुस्त रहेगी तो कोई बारूद के ढेर पर नहीं है, हम भी वहाँ हैं, लेकिन निश्चित तौर पर सवालिया चिन्ह उठाता है पुलिस के पदाधिकारियों पे, आखिर ये बन कैसे रहा और उसी घर में विस्फोट हो रहा है, वो खबर तक नहीं है। क्या नींद की चैन सो रहे हैं? शहर के बीचों बीच इस तरह से घटना घट रही है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, ये इसके पीछे क्या है यह तो जांच का विषय है, लेकिन कल जैसा कि लगभग 11:30 बजे 11:30 से 11:40 के बीच में हम लोग घर में बैठे हुए थे। 1 किलोमीटर के रेडियस में ही हमारा यहाँ विक्रमशिला कॉलोनी घर है। बहुत तेज आवाज़ हुई, ऐसा लगा कि कोई एकदम जस्ट बगल में कोई मकान गिर गया है। फिर चूँकि हमारा क्षेत्र है तो हम दौड़ कर वहाँ से आए, तुरंत यहाँ पर देखे पूरा अफरा तफरी मचा हुआ था। 3 मकान जमींदोज हो चुके थे और घायल 2 पुरुष और 2 महिला वो निकल रही थी। उस समय तक ऐसी स्थिति थी, सब लोग बदहवास थे और लाइट भी कट चुकी थी, चूँकि तार वगैरह सारा डिस्ट्रॉय हो चुका था। और उस समय तत्काल जो घायल थे उस समय मैंने अपनी गाड़ी से, और ततारपुर थाना की भी गाड़ी थी, तो 3 लोगों को अस्पताल पहुंचवाया हम लोगों ने। और उसके बाद फिर हमने सदर अस्पताल में सूचना करके एम्बुलेंस मंगवाया। संयोग था कि स्मार्ट सिटी का स्मार्ट रोड का काम चल रहा है मेरे क्षेत्र में, तो 2 जेसीबी लगी हुई थी जस्ट बगल में रामसर में, तो वहाँ से जेसीबी को बुलवाकर फिर मलबे हटवाने का कार्य प्रारंभ हुआ। फिर नगर निगम से फिर 1 जेसीबी आया, कुल 3 जेसीबी से कार्य मलबे को हटाया गया। तो एक एक करके लोग लाशें निकलने लगी। बच्चे की स्थिति तो ऐसी थी, महिलाओं की स्थिति ऐसी थी कि उनके चिथड़े उड़े हुए थे, किसी अंग का पता नहीं था। बहुत विभत्स घटना है। और चूँकि यह बहुत अगर यह शाम के समय होता तो कोई आम नागरिक भी इससे हताहत हो सकते थे। तो इस पर प्रशासन गंभीरता से इसकी जांच करे और आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस पहल करे। और इस तरह में किसको दोषी माना जा सकता है? देखिए, अब जब तक जांच नहीं हो जाता हम किसी को दोषी नहीं, यह प्रशासन का काम है। प्रशासन जांच करे और दूध का दूध, पानी का पानी करे। नेशनल सेफ्टी डे के मौके पर आज आसनसोल में दमकल विभाग की तरफ से, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की तरफ से आसनसोल के सृष्टि नगर स्थित सेंट्रल मॉल के समक्ष एक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। और इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान, ट्रेनिंग कैंप के दौरान, यहाँ के लोगों को बताया गया कि अगर अचानक आग लग जाती है तो आप अपनी सुरक्षा और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं और कैसे खुद को बचा सकते हैं। आपको बता दूं कि आसनसोल दमकल विभाग के प्रभारी अध्ययन पोद्दार के नेतृत्व में यहां उनकी टीम ने लोगों को प्रशिक्षित किया। और इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने बातचीत भी की अध्ययन पोद्दार से। আমাদের বাড়িতে থাকে না, আমি ফার্স্ট কি করবো, এন্ট্রি নেওয়ার সময় এটা যদি রুম হয় দেখবো রুমের টেম্পারেচারটা কত হয়েছে। রুমের টেম্পারেচারটা খুব বাড়েনি, আমার হাইটটা যতটা আছে তাতে যতটা আমরা নিচু হয়ে বসতে পারবো ততটা আমি নিচু হয়ে বসবো, কারণ হট এয়ারটা উপর দিকে আসবে। আমি নিচে হয়ে বসলাম, আমি কাছে গিয়ে স্টুমিটারটা দেখলাম আগুন অতটা হিট হয়নি, বা স্টুমিটার বাঁচতে সময় সিচুয়েশন আসেনি। আমি হালকা টাচ করে দেখলাম স্টুমিটারটা অতটা হিট হয়নি। পিছন থেকে গিয়ে দেখলাম এলপিজি সিলিন্ডার যে মুখটা আছে সেই জায়গায় লিক করছে। আমি হালকা করে হাতটা নিয়ে গিয়ে আর কিন্তু আউট হয়ে গেল, ফায়ার এক্সটিংগুইশ হয়ে গেছে। কিন্তু দেখুন এখনো গ্যাস লিক করছে। এমনি অবস্থায় কি বলেছিলাম, কি করবে সিলিন্ডারটা ছাদে গিয়ে রাখতে হবে তো? না, কোথায় নিচে আনবে? ছাদে রাখবো তো? খোলা ময়দানে, তো খোলা ময়দান তুলতে হবে, সেটা প্লিজ হেল্প। সিলিন্ডারটা তুলুন, হ্যাঁ তুলুন একটু দেখে দিন। আমি যদি রেগুলেটর অফ করতে পারি ঠিক আছে, বা রেগুলেটর যদি সিল হয়ে গেছে সিল বলবো যে আপনার এখানে সিলিন্ডারে আগুন লেগেছে, ঠিক আছে? আর কিছু বলবো কি হয়েছিল? তো ইভাকুয়েট করে আমরা টোটাল অ্যাসেম্বলি পয়েন্টে চলে এসেছি। এখানে রোল কল করা হলো। সবাই চলে এসছে? আপনার আশেপাশে দেখেন সবাই চলে এসছে, কিন্তু রোল কল করে দেখতে পাচ্ছি ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের নকুল দাস আছে এখানে? নেই। কেন নেই? এই জন্য রোল কল দরকার। যখন আপনারা খবর পেয়েছিলেন আগুন লেগেছে, তখন আপনার ভাই বন্ধু যে আত্মীয় সবাইকে স্পটে ছেড়ে দিয়ে প্রথমে চেষ্টা করেছেন নিজে কী করে পালায়, তাই তো? তখন এই জন্য রোল কলটা এখানে স্পটে দরকার, ঠিক আছে? যাক, এখন রোল কলে আমাদের একজন মিসিং যাচ্ছে, মিস্টার নকুল দাস, তাই তো? ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টে কে আছেন?
নকুল দাসকে লাশ কোথায় দেখেছিলেন? মাস্কটা খুলে বলুন, ওখান থেকে বলুন। আমার সিনিয়র আছে। কোথায় ছিল নকুল দাসকে লাশ কোথায় দেখেছেন? উনি 3rd ফ্লোরে কোনো একটা আজকে আমাদের সেফটি উইকে একটা প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করেছেন নকুল দাস, তাই তো? ওনার থেকে জানতে পারছি উনি 3rd ফ্লোরে লাশ দেখা গেছে। গ্যাস সিলিন্ডার আছে এবং কিছু ওনারা ডিজেল স্টক করে রেখেছিলেন তারা জেনারেটর অপারেট করার জন্য। তো আনফরচুনেটলি সেই তেলে আগুন লেগেছে। তা আপনাদের পরবর্তী কোনো নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আপনারা সেন্টার মলের ফ্লোর খালি করে দিন। স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ 51 আমাদের সেফটি উইক আছে, তার জন্য আমাদের সেন্টার মল থেকে আসানসোল ফায়ার ব্রিগেডকে ইনভাইট করা গেছিলো। তো আমি যে চিফ গেস্ট হিসাবে আমি এসেছিলাম। ইনাদের সাথে কিছু সেফটি সংক্রান্ত আলোচনা হয় আমার সাথে। তো হোয়াট ইজ দ্য ফায়ার সেফটি নিয়ে আমি বিশেষ করে ফোকাস করি, যেহেতু আমি ফায়ার গ্রাউন্ড থেকে আছি। ইনাদেরকে টোটাল ফায়ার এক্সটিংগুইশার ইউজ করা আজকে দেখানো হয় এবং অ্যাট এ টাইম যদি মলে কোনো ফায়ার বা কোনো ইনসিডেন্ট হয়ে যায় তখন তাদের কি কর্তব্য থাকবে সেটা তাদেরকে জানানো হয়। ইভাকুয়েট করে কি করে তারা মল থেকে বেরিয়ে আসবেন সেটাও দেখানো হয়। এবং লাইভ ফায়ার, একটা ডিজেল পেট্রোল ফায়ার এবং এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার ফায়ার হলে তারা কি করে এক্সটিংগুইশ করবেন তারা এখানে সেটা আমাদের থেকে প্রশিক্ষিত হন। নমস্কার, আমি দেবায়ন পোদ্দার, ওসি আসানসোল फायर स्टेशन। कुल्टी के बराकर फाड़ी में अरमान अंसारी की पुलिस हिरासत में मौत का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। आज एआईएमआईएम के नेता दानिश अजीज ने पत्रकारों से बातचीत की और पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि अगर 7 दिनों के अंदर अरमान अंसारी के परिजनों को इंसाफ नहीं मिलता है तो उनकी पार्टी यहां आंदोलन शुरू करेगी। इस तरह की बातें दानिश अजीज ने कही। आइए दिखाते हैं आपको। जुलाई को हमारे एक भाई को अरेस्ट कर लिया गया था बड़ाकर पुलिस स्टेशन में, अरमान खान नाम का, और उनको बहुत बुरे तरीके से मार के पुलिस हिरासत में लेकर मार के उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। उस भाई को मैंने इतना मारा गया था कि वो इंतकाल फरमा गए थे, दुनिया पानी से कुछ कर गए। तो ये मैं नहीं बोलूँगा, ये उनके अब्बा ही आपको बोलेंगे अपने जुबान से कि उनके साथ क्या हुआ था और क्या होना चाहिए। आप सुने उनके अब्बा की जुबान से। किसी दादा किसी भैया के मैंने सिफारिश से ड्यूटी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। अरमान अंसारी जो इंतकाल कर गए, दुनिया फानी से कूच कर गए, उनका क्या, उनका जस्टिस का क्या? कब तक ये तृणमूल कांग्रेस और उनकी सरकार हमारे लोगों के साथ, ऐसे गरीब परिवारों के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ, आप देख रहे हैं अभी पूरे बंगाल में एक आंदोलन चल रहा है, अनीस खान का जो आंदोलन चल रहा है उसका हवाला देते हुए मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ लोग सुरक्षित नहीं है पुलिस से, तो वहाँ आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। इसीलिए आज मैं आप सभी के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे भाई जो अरमान अंसारी जिनको मार दिया गया था बड़ाकर फाड़ी में, बेदर्दी से मार कर उसको मार दिया गया था, उसके लिए आज हम लोग आवाज़ उठाने आए हैं। और मैं अपनी जुबानी से क्या बोलूँ, उनके अब्बा आपको खुद बताएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है लास्ट 6 माह से और क्या होना चाहिए और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। आप उनके अब्बा से खुद सुनिए। देखिए, हमारा लड़का को 5 जुलाई को रात 12 बजे घर से उठा करके ले गया, बिना नोटिस, बिना परमिशन, बिना कागज़ दिए हुआ लेकर चला गया। हम सुबह की नमाज़ पढ़ने गए और फिर हम घर में आए रात पढ़ करके, तो 9 बजे कोल्टी थाना से पुलिस आया और बोला कि बड़ा बाबू आपको बुलाया। फिर हम जो है कोल्टी थाना गए कि हो सकता है यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया होगा कोल्टी। तो वहाँ पर गए तो वहाँ बड़ा ऐसा हॉल में हमको बैठाया और फिर बड़ा बाबू और छोटा बाबू अपने पास आया और वो बोला हमको बांग्ला में कि अपना छेले जो बराकर थी कि एखे जो है रास्ता दी मुड़ेगा। हम सर बांग्ला हम नहीं जानता है, आपको हिंदी में बताया। फिर वो हिंदी में बोला कि आपका लड़का को बराकर थाना से लेकर आया था तो हमको हॉस्पिटलाइज के लिए भेजा था, वो रास्ता में दम टूट गया। हमने सर वो कैसे टूटेगा, हमारा लड़का तो जिंदा सही सलामत था, कुछ बीमारी नहीं था, तो फिर उसको मरा कैसे? और फिर हमारा सर में चक्कर आने लगा और जो है हम अपने परिवार को फोन किया, फिर हमारा परिवार आया। आने के बाद जो है फिर वहाँ पर जो है FIR दर्ज करवाया, जो है उठा कर ले गया था। अभी पुलिस कस्टडी में हमारा लड़का को जो मार दिया
सारा दुनिया जान रहा है, प्रेस रिपोर्ट में सब जान रहा है। उसका घटना का पूरा रिपोर्ट दिया कि मेरे लड़का को किस तरह मारा, बांध करके रस्सा से लटका करके उसको सारा रात मारा। अपने थक गया तो कांस्टेबल लोग को लेकर के मारा। लड़का चिल्ला कर बोल रहा है कि हमका पूरा बदन जल रहा है, फिर भी जो है उसको जो है दवा ला कर दीजिए, फिर भी उसको बोला नहीं, जान मार नहीं। और उसको पोल्ट्री लेकर के आया है और आ करके जो है हमको बोला हम नहीं बच सकेंगे, हमको हॉस्पिटल कीजिए। बंदूक का कुंदा से जो है उसको पेट में मारा। इस सबूत है उसमें, आप पेपर में देख सकते हैं, न्यूज में, कि यहाँ पर नस पूरा फूल गया था और उसी में उसका दम टूट गया। और बोलता है कि रास्ता में हम ले जाते पुलिस कहता है कि दम टूट गया उसका। अभी तक हमारा इतना दिन हो गया है, दौड़ धूप करते हैं, कभी कमिश्नर पर, कभी पोल्ट्री, कभी कहाँ, कहीं पर हमारा इंसाफ नहीं मिला। ये भाई लोग जो है हमको लाए हैं, इसका आभारी हैं कि आसनसोल के 41 नंबर वार्ड में एक विद्यालय है जो आर्य समाज के अधीन यहां संचालित होता है, जिसका नाम है आर्य कन्या बालिका विद्यालय। इस विद्यालय में स्थानीय पार्षद रणवीर सिंह उर्फ जीतू सिंह ने जमकर बवाल काटा। इनका आरोप है कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से, यहां की प्रिंसिपल की तरफ से उनके बच्चियों के एडमिशन नहीं लिए जा रहे हैं। उन्होंने कुछ गरीब बच्चियों के एडमिशन के लिए यहां से संपर्क किया था, लेकिन उनका एडमिशन नहीं लिया गया। और भी कई तरह के गंभीर आरोप रणवीर सिंह ने लगाए। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से के आरोप लगा रहे हैं रणवीर सिंह उर्फ जीतू सिंह। और इसके बाद स्कूल प्रबंधन की तरफ से प्रिंसिपल ने आसनसोल के दक्षिण थाने में पार्षद जीतू सिंह के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। आप लोग मैम बैठे हुए हैं, आपको क्या आता है, आपको थैंक यू कहते हैं। अगर 2 दिन हम ले लेंगे तो आपको क्या आता है? हम आपके पास कान भी पकड़ते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं। आप बच्चियों का काय आंसू देखना चाहते हैं? आप लोग 2-3 लीजिए ना। मैम बोल रहे आर्य समाज स्कूल में बैठे कि रिकमेंडेशन में एडमिशन किए कि अमर चैटर्जी का और 2-4 आदमी का। मैम बोल रहे हमको, मैम बोल रहे अगर सच्चाई है तो मैम यू टेल अस। आई with due respect I am telling you, you please kindly approve the admission of 2 to 3 girls who wants to study in a renowned school, but don't make us that we are giving you the pressure. We are not giving us the pressure. इस पर क्या? सबसे पहले हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। ये वार्ड 41 और 40 में 2 स्कूल है, एक गुरु नानक मिशन हाई स्कूल, एक आर्य कन्या स्कूल। एक गुरु नानक के नाम से चलता है, एक आर्य समाज के नाम से चलता है। ये दोनों कहते हैं कि बच्चों की रक्षा करो, बेटियों को इतना प्यार करो, बेटों से ज्यादा प्यार करो, सम्मान करो। हम गुरु नानक मिशन स्कूल में जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो गुरु नानक मिशन स्कूल में प्राय 150 एडमिशन के मेरे पास डिमांड आई थी। मैंने कहा था कि मैं यदि जीतूंगा तो मैं बेटियों का एडमिशन कराऊंगा। मैंने अभी तक 136 एडमिशन करा चुके हैं। आप जाके पूछ सकते हैं। किस स्कूल में? गुरु नानक मिशन स्कूल में 3 स्कूल है, तीनों स्कूल में डिस्काउंट में। गरीब बच्चे हैं ना, कहाँ जाएंगे। उसके बाद मैं 25 दिन पहले जब यहाँ ये हुआ था, लक्की भंडार द्वारे सरकार हुआ था, तो मैं मैडम प्रिंसिपल के पास गया था। मेरे साथ ये लड़की भी थी और ये मास्टर साहब भी थे। मैंने उनको कहा कि मैडम, हमारे वार्ड की कुछ लड़कियां जो हैं आपके रिनाउंड स्कूल में पढ़ना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो एडमिशन हो गया, वो हो गया। मैंने कहा देखिए एडमिशन जरूर हो गया, हम एक लोकल काउंसलर हैं, आपको लोकल और वोकल को देखना होगा और आप इसकी एडमिशन कीजिए। तो उन्होंने फिर हमके कहा कि भाई आप जब यहाँ के काउंसलर हैं तो मैं ICSD बैंक के ऊपर रहती हूँ, मेरे घर में सफाई नहीं होती है। मैंने आधे घंटे में उसके स्वीपर भेज के उसके घर को सफाई करा दी। उसने आश्वासन दिया कि मैं बात करके आपकी 3, 4, 5 एडमिशन करूंगी। उसके बाद मैं उनके पास गया, कोई उनका रिस्पांस नहीं, कोई टेलीफोन नंबर नहीं। दो शी इज एडुकेटेड हेड मिस्ट्रेस ऑफ दिस आर्य समाज स्कूल। उसके बाद मैंने उनको 1 हफ्ता पहले एक लेटर दिया, रिक्वेस्ट लेटर। वो लेटर आप देख सकते हैं उनके पास। उन्होंने उसका भी जवाब देना उचित नहीं, क्योंकि उनको चला रहा है एक ऐसा आदमी
जो कि अपना बिजनेस देखता है, किस तरह टैक्स कम हो, किस तरह लोगों का खराब किया जाए, वो चला रहा। मुझे उसका नाम नहीं पता वो कौन है। उसके बाद ये लड़की और ये एक हमारे सर हैं, ये आए 1 तारीख को। तो क्या बोलिए इन सब। नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति इसको चला रहे आर्य समाज स्कूल, इनका नाम क्या है? वो नहीं बताती है, मैडम नहीं बताती है। आपको तो जानकारी नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, वो मैडम नहीं बताती है। मैडम ने उसके बाद ये मेरे 2 बंदे गए थे, उन्होंने कहा 1 तारीख को आपको खबर देंगे। उन्होंने खबर नहीं दी। आज जब 1 मिनट पहले मेरा बात सुनिए ना, खबर नहीं दिया तो आज मैंने बच्चों को कहा था कि आज लक्की भंडार है, आप लोग आओ। उस दिन स्कूल सामने है, मैं आपका जाके समस्या को हल करूंगा। तो वो बच्चे आए, उसके पेरेंट्स भी आए, तो हम बोला चलो। तो उसके पेरेंट्स बोलने लगे नहीं अंकल हम भी जाएंगे। तो स्कूल में जैसे गए अंदर ऑफिस में, आपका वीडियो कैमरा वहाँ पर ऑन है, आप सच्चाई को सामने लाइए अगर आप में हिम्मत है। तो उन्होंने सब टीचर को, स्टाफ को बुला लिया, अब मुझे घेर लिया। मैंने उनसे इंग्लिश में बात की। मैंने उनको कहा मैडम मैं आपके कान पकड़ता हूँ अपने, अगर आप इनकी एडमिशन कर देंगे। उन्होंने मेरा कुछ जवाब ही नहीं दिया। उल्टा उसका एक स्टाफ जो एक काउंसलर को गाली तक देने में नहीं शर्माया। उसका जवाब हम लेंगे, मेरी जनता लेगी, हमको नहीं लेना है। उन्होंने ओसी को फोन किया, ओसी साहब ने आदमी भेजा, हम लोग रूम से निकल गए। हम बोले आप जो फैसला कीजिएगा कीजिएगा, ठीक है। ये बात है। एडमिशन हुआ नहीं हुआ, आज नहीं किया। ये उनसे पूछिए, उनका कौन बोलते हैं डायरेक्टर है। हम वो डायरेक्टर को देखना चाहते हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, जो उसका डायरेक्टर है मैं दिखाऊंगा कितना घपला होता है स्कूल में। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, ये करोड़ों रुपए की संपत्ति है, ये कहाँ से बनी। मैं उनको चैलेंज करता हूँ ओपन, अगर उनमें दम है तो हिंदुस्तान के किसी चैनल में मेरे सामने आ जाए। और उसी जगह एक सामाजिक स्कूल है, गुरु नानक मिशन हाई स्कूल, तुरंत बच्चों की एडमिशन हो रही है। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, लड़कियों का सम्मान करो, लड़कों से भी ज्यादा प्यार करो, ना कि लड़कियों का आंसू आप लेके धंधा करो। आप जाके 1 मिनट आप जाके वीडियो कैमरा मैडम का देखिए और देख कर देखिए कि वो मैंने उनको क्या कहा, मैंने क्यों कान पकड़ा। मैंने अपनी बेटियों के लिए कान पकड़ा कि किसी तरह इनके आंसू बुझा जाए। आपका नाम परिचय बताइए। मेरा नाम रणवीर सिंह जीतू, मैं 41 नंबर वार्ड का काउंसलर हूँ और मैं काउंसलर के होते नाते मैं यहाँ पर उनकी एडमिशन के लिए आया था। अगर डायरेक्टर और मैडम भी रिजाइन करें, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, फिर चैलेंज करता हूँ। आपके मुंह से अगर गलत शब्द निकला है तो आप रिजाइन एकदम तुरंत मैं रिजाइन करूंगा। और वो मैडम से पूछिए आपने पूरे स्टाफ और टीचरों को क्यों बुलाया, पूरे स्टाफ और टीचर को आपने क्यों बुलाया। आपके साथ मिसबिहेव भी किया गया। एकदम पूरा सारे टीचर को बुलाने का मतलब क्या, वो मुझे घेरना। क्यों घेरा उनसे पूछिए, उनमें हिम्मत है वो मैडम से। उनका सर्टिफिकेट जो है ना, जो टीचर का, वो भी डुप्लीकेट है। मैं आपको कह देता हूँ, जाइए, उनका सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है। और जितने टीचर यहाँ पढ़ाती है आधे से ज्यादा का सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है। 15 लाख रुपए करके उनको टीचर का नौकरी मिला। जाइए, हिम्मत। आसनसोल की सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की समस्या। जब जब यहाँ बारिश होती है, थोड़ी बारिश होने के बाद आसनसोल के निचले इलाके पानी में डूब जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफी नुकसान पहुंचता है। ये सब हम देख चुके हैं, ये तमाम मंजर हम वर्षों से देखते आ रहे हैं। आसनसोल के नए मेयर विधान उपाध्याय ने अपनी टीम के साथ ये अहद किया है कि आसनसोल वासियों को इस सबसे बड़ी समस्या से वह निजात दिलाएंगे। और इसके बाद आज उन्होंने अपनी टीम के साथ गारुई नदी के आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया और यहाँ पे जो इनकॉर्चमेंट है, जो अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है नदी की जमीन को, उस पर भी उन्होंने कार्रवाई करते हुए जमीन को मापने का काम शुरू करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि नदी को मापने का काम बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा और इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। उनके साथ नए मेयर विधान उपाध्याय के साथ भावी डिप्टी मेयर अभिजीत घटक और वसीमुल हक तो मौजूद थे ही, और चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी भी मौजूद थे। इन तमाम लोगों ने यहाँ गारुई नदी के आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। और अगर सचमुच इससे निजात मिल जाता है आसनसोल वासियों को, तो आसनसोल वासियों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा होगा। आइए दिखाते हैं आपको।
এগুলো পুরো ময়লাটাকে কিন্তু আউট করে বাড়ি দিতে হবে। এখানে একটা সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তো আজকে পরিদর্শনে নেমে কি কি দেখলেন? পুরোটা আমাদের প্রথমত আমরা যা দেখছি তাতে ছোট বিভিন্ন জায়গায় ন্যারো মানে ছোট ছোট হয়ে গেছে। তো ওইগুলোকে প্রথমে দেখতে হবে যে জায়গা কতটা আছে আমাদের গাড়ি নদীর জায়গা কতটা, ওদের স্পেস কি আছে না আছে সেটা আমরা বিএলআরওকে কাছ থেকে জেনে নেব, চিঠি করবো আমরা, তারপর আমরা এই জায়গাগুলোকে ঠিকঠাক করবো। দাদা অর্ডার তো কর্পোরেশন থেকে এসেছিল এটা এরকম যে এই তৈরি হচ্ছে না, অর্ডার কর্পোরেশন কেন দেবে? সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি। না কর্পোরেশন বিল্ডিং প্ল্যান পাস করে, রাইট। এখন মানে প্রথমত হচ্ছে আমাদের, আমি যেটা প্রথমে বললাম যে জায়গাটাকে আমরা দেখতে হবে, এর গাড়ি নদী কতটা জায়গা আছে না আছে, কোন দিকে আছে। এখন আমরা যেটা দেখলাম যে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট হয়ে গেছে, সেই ছোট জায়গাগুলোকে যাতে বড় করা যায় এবং এর পুরো প্রথমে ডিটেলস আমাদের নিতে হবে জায়গা কতটা আছে, তারপরে কিন্তু আমরা কাজটা করতে পারবো। যে জায়গাগুলো ছোট হয়ে গেছে বলছেন, তাহলে কি ওগুলো দখলদারি হয়েছে? সেটা দেখে নিতে হবে, এখন তো বলতে পারবো না, সেটা আমরা দেখবো তারপর বলতে পারবো। রাইট। বলছি যে আপনার কল্যাণপুরেও দেখা গেছে যে নদীর বুকের উপরে ফ্ল্যাট হয়েছে, ওইগুলো আপনারা কি তদন্ত করে দেখছেন? দেখে নিচ্ছি, এখন যাচ্ছি তো আমরা ওই সাইডে যেখানে যে পাইপ রাখা আছে তার যত নদীকে প্রায় বুঝিয়ে সে ফেলার চেষ্টা। উচিত নয়, জাস্ট দেখলাম আমরা, ব্যবস্থা নেব। তো এই যে ফ্ল্যাটগুলো যেগুলো হচ্ছে বা দেখা গেল বাইপাসের ধারে নদীর উপরে আপনার প্রায় রাস্তা দেখা নর্থে রাস্তাতে হাইওয়ের উপরে এনক্রোচ হয়েছে, এর আগেও আন্দোলন আপনারা করেছিলেন। না সেটা দেখে নিচ্ছি, আমরা বেরিয়েছি, আমরা এখন গাড়ুই নদী নিয়ে বেরিয়েছি, গাড়ুই নদীর উপরে আমরা এখন ঘোরাঘুরি করছি, সৃষ্টিনগরের ভেতরটা আমরা এখন ঢুকেছি, এখন যাবো আমরা রাস্তা দিয়ে, তারপর দেখবো নিশ্চিতভাবে যেখানে দেখলাম বিভিন্ন জায়গায়, তো বললাম ছোট ছোট হয়ে গেছে জায়গাটা, মানে যে জায়গা ছিল স্পেস ছিল সেই স্পেসটা কমে একদম ন্যারো হয়ে গেছে, একদম ছোট হয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায়। নদীর রাস্তাটাকে বুঝিয়ে দিয়ে পাইপ দিয়ে রাস্তা করা হয়েছে, দেখলে পাইপ দিয়ে জল বার করা হচ্ছে, এগুলো করা উচিত না, দেখেছি আমরা নিশ্চয়ই। হ্যাঁ নিশ্চয়ই প্রয়োজনে কিগুলো ভেঙে ফেলা হবে একদম নিশ্চিতভাবে। আমরা চাইবো আসানসোলবাসীকে বৃষ্টির জলের থেকে বাঁচানোর জন্য আমাদের যা করার দরকার আছে আমরা করবো, যেগুলো না আমরা সুযোগ পাবো করার।